बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम मैकेनिक्स का चैप्टर कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस डिस्कस कर रहे हैं। आज उस सिलसिले में एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट थ्योरम लैमीज थ्योरम को हम डिस्कस करेंगे। लैमीज के स्पेलिंग LAMYS और कुछ लोग जो हैं इसको LAMI के साथ भी डिनोट करते हैं, बट इट डज़ नॉट मैटर। लेकिन आज का लेक्चर इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। तो अब चूँकि इस थ्योरम का एक नाम है लैमीज थ्योरम, तो इसलिए ऐसे थ्योरम्स जिनका कोई नाम हो, जिस तरह लैम्डा म्यू थ्योरम है, लैमीज थ्योरम, लेबनाइज थ्योरम, कोई भी थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ऐसे थ्योरम्स जिनका कोई नाम होता है वो पेपर में हमेशा आते हैं स्टेट एंड प्रूव। तो ये पेपर में कैसे आएगा? स्टेट एंड प्रूव लैमीज थ्योरम। तो आपने इसकी स्टेटमेंट जो है वो अच्छे तरीके से याद करनी है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो BS ऑनर्स के बच्चे हैं उनको ये पेपर के अंदर एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ लैमीज थ्योरम। सो माय डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। स्टेटमेंट है, इफ थ्री फोर्सेस एक्ट ऑन ए पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम। तीन फोर्सेस हैं, वो एक पॉइंट के ऊपर अमल कर रही हैं और इक्विलिब्रियम में हैं। तो फिर दो चीजें आपने साबित करनी हैं। देन फोर्सेस मस्ट बी कोप्लेनर, यानी तब तीनों फोर्सेस एक ही प्लेन के अंदर लाई करनी चाहिए। नंबर टू, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स is proportional to the sine of the angle between the other two। इस चीज को मैं बाद में डिस्कस करता हूं, पहले हम इतनी चीज को डिस्कस कर लेते हैं। थ्री फोर्सेस एक्ट ऑन ए पार्टिकल। मैंने फर्ज कर लिया कि तीन फोर्सेस PQR पॉइंट O के ऊपर एक्ट कर रही हैं। इस फोर्स का नाम मैंने P रख दिया, इस फोर्स का नाम मैंने Q और इस फोर्स का नाम मैंने R रख दिया। ये तीनों फोर्सेस पॉइंट O के ऊपर यानी एक पॉइंट के ऊपर अमल कर रही हैं। R इन इक्विलिब्रियम, और ये इक्विलिब्रियम में है। अगर फोर्सेस कंकरेंट हों तो आपको पता है कि उसका रिजल्टेंट किसके बराबर होता है? तमाम फोर्सेस के सम के बराबर। और जब हम ये कहते हैं कि फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब क्या होता है कि इन तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है वो किसके बराबर होगा? जीरो के इक्वल। तो तीन फोर्सेस हैं हमारे पास। लेट थ्री फोर्सेस PQR are acting at the point O, are in equilibrium, यानी तीनों फोर्सेस एक पॉइंट पर अमल कर रही हैं और इक्विलिब्रियम में हैं। अगर इक्विलिब्रियम में हैं तो इन तमाम फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है P प्लस Q प्लस R किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। ये एक्चुअली जीरो वेक्टर है, ठीक है, नल वेक्टर है। अब देखें, तीनों फोर्सेस एक पॉइंट पे अमल कर रही हैं। तो अगर फोर्सेस कंकरेंट हों तो उनका रिजल्टेंट किसके बराबर होता है? तमाम फोर्सेस के सम के बराबर। ये चीज हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। और ये साबित, चूंकि फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं तो इसलिए ये तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट आ गया, तो ये किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। दैट इज गिवन इन दिस स्टेटमेंट। तीन फोर्सेस एक पॉइंट पर अमल कर रही हैं और फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं, तो लिहाजा P प्लस Q प्लस R किसके बराबर होगा? जीरो के इक्वल। हम इसका नाम सपोज कर लेते हैं नंबर 1। अब हमारे थ्योरम के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है द फोर्सेस मस्ट बी कोप्लेनर। इन फोर्सेस को क्या होना चाहिए? कोप्लेनर, एक प्लेन के अंदर लाई करना चाहिए।
फोर्सेस क्या होती हैं? ये वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। तो अगर हमने ये साबित करना हो तो हमने साबित करना है कि फोर्सेस कोप्लेनर हैं, तो इसका मतलब है हमने साबित करना है कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं। अगर वेक्टर कोप्लेनर हो, मसलन अगर ए बी सी तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर हैं, तो फिर इनकी डॉट प्रोडक्ट जो है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, डॉट प्रोडक्ट एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, एक दो तीन वेक्टर हो गए, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गई। अगर इन वेक्टरों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि वेक्टर आपस में क्या हैं? कोप्लेनर। ये बेशक नोट साइड पे लिख लें, नोट P Q R are said to be coplanar, said to be coplanar if इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो। तो इनको कोप्लेनर साबित करने के लिए मैं साबित कर दूंगा कि इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर है। उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं Q क्रॉस R के साथ, डॉट मल्टीप्लाई डॉट मल्टीप्लाई 1 बोथ साइड्स with Q क्रॉस R। Q क्रॉस R के साथ दोनों तरफ डॉट मल्टीप्लाई कर दो। तो ये देखें जरा, ये क्या बनेगा? P प्लस Q प्लस R को मैंने डॉट मल्टीप्लाई कर दिया Q क्रॉस R के साथ, इज इक्वल टू 0 डॉट Q क्रॉस R। अब आइए इसके ऊपर इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? P डॉट Q क्रॉस R। फिर जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखेंगे फिर इसको? Q डॉट Q क्रॉस R। फिर जब ये पूरे का पूरा जो है ये R के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आता है? R डॉट Q क्रॉस R इज इक्वल टू, अब ये देखें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर कोई एक वेक्टर भी 0 के बराबर हो तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होती है ना, A डॉट B क्रॉस C, एक्चुअली ये बराबर होता है, पहले A वेक्टर के कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम, फिर B के कोऑर्डिनेट, फिर C के कोऑर्डिनेट। वेक्टर एनालिसिस में ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। अब जब आपने कह दिया कि एक वेक्टर नल है, यानी पहला वेक्टर नल है, तो इसका मतलब है कि फिर यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट की किसी एक रो या एक कॉलम में 0 0 आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो इसलिए ये किसके बराबर होगा? 0, राइट। यहां पे लिख दें आप, बिकॉज O डॉट Q क्रॉस R इज इक्वल टू 0 के बराबर आएगा। याद रखें कि अब ये वेक्टर था पहले और डॉट प्रोडक्ट स्केलर होती है, अब ये स्केलर नंबर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और आपने ये भी पढ़ा था वेक्टर एनालिसिस के अंदर कि इफ एनी टू वेक्टर इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर इक्वल देन इट्स वैल्यू इज 0। if any two vectors in scalar triple product are equal, then its value is 0. Then its value is 0.
तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q डॉट Q क्रॉस R 0 के इक्वल आ गया। ये देखें, दो वेक्टर सेम आ गए ना। दो वेक्टर सेम आने का मतलब है कि दो रो सेम आ जाएंगी। इसी तरह R डॉट Q क्रॉस R ये भी किसके बराबर होगा? 0 के इक्वल। तो हमारे पास ये जो गिवन अबव इक्वेशन है ये क्या बनेगी? The above equation becomes the above equation becomes above equation बनेगी जी P डॉट Q क्रॉस R प्लस इसकी जगह पे आ गया 0, इसकी जगह पे आ गया 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया P डॉट Q क्रॉस R इज इक्वल टू 0। तो ये देखें, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन तीनों वेक्टर की 0 के बराबर आ गई। यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन तीनों फोर्सेस की 0 के बराबर आ गई। तो देयरफॉर फोर्सेस क्या होंगी? कोप्लेनर। देयरफॉर फोर्सेस आर कोप्लेनर। फर्स्ट पार्ट जो है थ्योरम का वो हमने साबित कर दिया। देन फोर्सेस मस्ट बी कोप्लेनर। तो लिहाजा फोर्सेस को हमने कोप्लेनर साबित कर दिया। अब इसका दूसरा पार्ट जो है उसको डिस्कस करते हैं। अब हम इस थ्योरम का सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि वो क्या है। सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट में वो कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्सेस। यानी इसका मतलब है कि अब सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, अब ये वेक्टर नहीं रहेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। यानी कहने का मकसद क्या है? ये देखें, फर्ज किया ये फोर्स P है, बाकी दो फोर्सेस कौन सी हैं? बाकी दो फोर्सेस Q एंड R हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि इनका दरमियानी एंगल अल्फा है, अल्फा। ये दूसरी फोर्स है Q और बाकी दो फोर्सेस कौन सी हैं? ये वाली। इन दोनों फोर्सेस का दरमियानी एंगल हम सपोज कर लेते हैं कि ये बीटा है और ये दो फोर्सेस P और Q इनका दरमियानी एंगल मैंने फर्ज कर लिया गैमा के बराबर है। अब ये जो दूसरा पार्ट है ये क्या कहता है? यानी ईच फोर्स हैज मैग्नीट्यूड, यानी P का मैग्नीट्यूड क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब यानी कि रेशियो दोनों की। P is proportional to the sine of the angle between the other two forces. अदर टू फोर्सेस कौन सी हैं? Q और R। उनका दरमियानी एंगल क्या है? अल्फा। तो P किसके प्रोपोर्शनल होगा? साइन ऑफ अल्फा के प्रोपोर्शनल। इसको हम क्या पढ़ेंगे? P is proportional to the sine of the angle between the other two forces. इसी तरह Q is proportional to the sine of the angle between the other two forces. दो फोर्सेस का दरमियानी एंगल क्या है? बीटा। तो इसके साइन के प्रोपोर्शनल होगा ये। एंड R is proportional to the sine of the angle between the other two forces. ये R है, अदर टू फोर्सेस ये वाली हैं, इनका दरमियानी एंगल अल्फा। तो therefore R will be proportional to the sine of gamma. अब दूसरी कंडीशन में ये चीज हम साबित करने जा रहे हैं, राइट? तो आइए इसको साबित करने की कोशिश करते हैं। मैंने फर्ज कर लिया कि Q और R का दरमियानी एंगल, ये Q फोर्स और R इनका दरमियानी एंगल है अल्फा और P फोर्स और R फोर्स का दरमियानी एंगल है बीटा और P और Q फोर्स का दरमियानी एंगल है गैमा। ठीक है, तो अब हम साबित क्या करेंगे? हमने साबित ये वाला करना है, ये वाला रिजल्ट। P इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अल्फा, Q इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस
R is proportional to the sine of the angle between the other two forces. अब ये वाला रिजल्ट जो है ये हम साबित करने जा रहे हैं. Given P plus Q plus R is equal to 0. ये 0 के बराबर क्यों है? इसलिए कि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है. तो इक्विलिब्रियम में है तो तीनों फोर्सेस को जमा करेंगे तो वो इनका रिजल्टेंट आएगा और इनका रिजल्टेंट 0 के बराबर होगा. इसका नाम हमने रखा था ना नंबर 1. अब आप ऐसा करें कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई बाय Q बोथ साइड. P से भी कर सकते हैं, R से भी कर सकते हैं. किसी एक वेक्टर के साथ दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा P प्लस Q प्लस R को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया Q के साथ इज इक्वल टू नल वेक्टर क्रॉस Q. अब ये Q जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तहत दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तीनों के साथ. P क्रॉस Q प्लस Q क्रॉस Q प्लस R क्रॉस Q. नल वेक्टर को किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए जवाब नल वेक्टर ही आता है. बट Q क्रॉस Q किसके बराबर होगा? दैट इज ऑल्सो इक्वल टू नल वेक्टर. तो ये आ गया P क्रॉस Q प्लस नल वेक्टर प्लस R क्रॉस Q इज इक्वल टू नल वेक्टर. नल वेक्टर को किसी भी वेक्टर के अंदर जमा कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इसको अगर मैं लिख दूं P क्रॉस Q इज इक्वल टू, ये जीरो जमा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो जीरो, ये उसको उधर उठा के मैं ले गया R क्रॉस Q को. ठीक है. तो नल वेक्टर को किसी वेक्टर के अंदर ऐड भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्ट्रैक्ट भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ अलबत्ता माइनस R क्रॉस Q, जब मैं इनकी पोजीशन चेंज करूंगा पहले Q को लिखूंगा बाद में R को, तो मुझे इसका साइन चेंज करना पड़ेगा. ये प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट की. तो देयरफॉर P क्रॉस Q विल बी इक्वल टू Q क्रॉस R. हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा नंबर 2 है. अब पहले आपने Q के साथ मल्टीप्लाई किया था, अब चाहे P से मल्टीप्लाई कर दो या R से मल्टीप्लाई कर दो. नाउ मल्टीप्लाई 1 बाई R से कर दो. R से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया P प्लस Q प्लस R को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया R के साथ. तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा? राइट हैंड साइड में आएगा नल वेक्टर को मैंने R के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करें यहां पे. P क्रॉस ये आ गया Q प्लस Q क्रॉस R, Q क्रॉस R प्लस R क्रॉस R इज इक्वल टू नल वेक्टर. अब R क्रॉस R किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू 0. बट R क्रॉस R दो वेक्टर सेम हों तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है? 0, नल वेक्टर. तो ये फिर आ गया P क्रॉस Q प्लस Q क्रॉस R. ये आएगा P क्रॉस R, P क्रॉस R. उसके बाद ये आ गया Q क्रॉस R, R क्रॉस R. ओके. Q क्रॉस R
और ये आर क्रॉस आर की जगह पे आ गया नल वेक्टर, और नल वेक्टर को जिसके अंदर मर्जी जमा कर दे जवाब वही वेक्टर आ जाता है। तो P क्रॉस R प्लस Q क्रॉस R इज इक्वल टू 0। अब मुझे Q क्रॉस R चाहिए, Q क्रॉस R को एक तरफ रख लेते हैं, इसको चूक कर दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो उधर जाके ये बनेगा माइनस P क्रॉस R। राइट राइट, ये आ गया Q क्रॉस R इज इक्वल टू, इनकी जब पोजीशन चेंज करेंगे, ये P क्रॉस R है तो माइनस P क्रॉस R विल बी इक्वल टू R क्रॉस P। जब इनकी पोजीशन चेंज करेंगे तो हमारा साइन जो है वेक्टर का चेंज हो जाएगा। तो ये आ गया R क्रॉस P। इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 3। फ्रॉम 2 and 3, 2 and 3, 2 और 3 में से ये देखिए ज़रा प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, ये Q क्रॉस R इसके बराबर भी है और Q क्रॉस R इसके बराबर भी है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये आ जाएगा R Q क्रॉस R प्लस इज इक्वल टू R क्रॉस P इज इक्वल टू P क्रॉस Q। ये तीनों वेक्टर आपस में बराबर होंगे फ्रॉम 2 and 3, क्योंकि देखे ना Q क्रॉस R इसके बराबर भी है और Q क्रॉस R इसके बराबर भी है। तो अगर A बराबर हो B के और B बराबर हो C के तो फिर A B C आपस में बराबर होते हैं। अगर ये तीनों वेक्टर बराबर हैं तो इनके मैग्नीट्यूड्स भी आपस में बराबर होने चाहिए। Q क्रॉस R का मैग्नीट्यूड बराबर होगा R क्रॉस P का मैग्नीट्यूड बराबर होगा P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड। अगर ये तीनों वेक्टर्स बराबर हैं तो इनके मैग्नीट्यूड्स भी आपस में बराबर होंगे। अब ये देखें A क्रॉस B का फार्मूला क्या है, बट A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड बराबर होता है पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। याद रखें कि यहां पे थीटा जो है ये A और B का दरमियानी एंगल है। राइट राइट, तो ये देखें ये A क्रॉस B का फार्मूला लगाएं तो क्या आएगा, Q का मैग्नीट्यूड R का मैग्नीट्यूड। अब Q और R का दरमियानी एंगल क्या है, Q और R का दरमियानी एंगल, अरे वाह ये तो अल्फा है, तो ये किसके बराबर आ गया, साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, ये आ गया R पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड। R और P का दरमियानी एंगल क्या है, R और P का दरमियानी एंगल बीटा, तो ये आ गया साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू, ये फिर आ गया P का मैग्नीट्यूड Q का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इनटू P और Q का दरमियानी एंगल क्या है, P और Q का दरमियानी एंगल गैमा, तो यह आ गया साइन ऑफ गैमा। अब आप इसको ऐसा करें कि डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई P Q R, इसके साथ डिवाइड कर दें थ्रू आउट, व्हाट यू विल गेट, Q मैग्नीट्यूड R मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई P Q R इज इक्वल टू R का मैग्नीट्यूड P का मैग्नीट्यूड ये ऊपर आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, P मैग्नीट्यूड Q मैग्नीट्यूड R मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू, ये आ गया P मैग्नीट्यूड Q मैग्नीट्यूड साइन ऑफ गैमा डिवाइडेड बाई P मॉड Q मॉड R मॉड। अब ये देखें क्यू आर से कट गया तो साइन अल्फा किसके बराबर आ गया, साइन अल्फा डिवाइडेड बाई, अब P मैग्नीट्यूड को हम सिंपली ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, P मैग्नीट्यूड को सिंपल P के साथ, Q मैग्नीट्यूड को सिंपल Q के साथ और R मैग्नीट्यूड को सिंपल R के साथ,
तो ये आ गया साइन ऑफ अल्फा, और यहां पे क्या बचा, पी मैग्नीट्यूड। पी मैग्नीट्यूड को सिंपल पी के साथ डिनोट किया जा सकता है। ये आ गया साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई बचा क्यू मॉड। क्यू मॉड को आप लिख सकते हैं क्योंकि पी और आर तो कैंसिल, खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये आ गया क्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ गैमा ओवर आर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर पी को ऊपर कर दो क्योंकि प्रोपोर्शनल है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। P इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अल्फा, Q इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ बीटा, R इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ गैमा। तो यही तो आपने साबित करना था, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इसके साथ ही लेब्निज़ थ्योरम का प्रूफ जो है ये कंप्लीट होता है। लेकिन बाज़ बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये P साइन अल्फा ओवर P है, साइन बीटा ओवर Q है, ये P Q R ऊपर कैसे चले गए और ये नीचे कैसे आ गया। ठीक है, अब मैं आपको इस बात का जवाब देने लगा हूं, लेकिन वो थ्योरम का हिस्सा नहीं होगा। मैं इस चीज को लेता हूं, ये देखें जरा, व्हाट इज दिस, साइन अल्फा ओवर P इज इक्वल टू साइन बीटा ओवर Q इज इक्वल टू साइन गैमा ओवर R। फर्ज कर लिया ये प्रोपोर्शन है ना, फर्ज कर लिया कि ये K के बराबर है, राइट। तो फिर साइन अल्फा ओवर P ये किसके बराबर आ जाएगा, K के बराबर। साइन बीटा ओवर Q ये किसके बराबर आ जाएगा, K के बराबर। साइन गैमा ओवर R इज इक्वल टू K। अच्छा, अगर इसको मैं यूं लिख दूं, P ओवर साइन ऑफ अल्फा, ये ऊपर ये नीचे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 ओवर K। तो Q ओवर साइन ऑफ बीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1 ओवर K। तो R ओवर साइन ऑफ गैमा किसके बराबर आ जाएगा, 1 ओवर K। अब ये देखें तीनों, ये भी 1 ओवर K के बराबर, ये भी 1 ओवर K के बराबर, ये भी 1 ओवर K के बराबर। तो अगर सबकी राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो लिहाजा फिर P ओवर साइन अल्फा बराबर होगा Q ओवर साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू R ओवर साइन ऑफ गैमा। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जब आप हमारी वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूला करें आप लोग, ठीक है। और अपना ख्याल रखें, इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।